हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, काफ़ी दिन बाद आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट करवाओ, किस तरीके से पेपर आता है। सो उसी की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर का डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला, मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। आपका बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एम्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है उसका एक कंप्लीट पेपर सेट आपको देखने को मिलेगा। इस सेट को अगर आप एक बार देख लेते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या मोड होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 30 बायो। ये इस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम ये जो पैरामेडिकल में सिर्फ ये रहने वाले हैं, और जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके 10 क्वेश्चन वो है जीके के। ये इस तरीके से 100 क्वेश्चन नर्सिंग में और पैरामेडिकल में सिर्फ 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपकी जो एग्ज़ाम का जो मोड है वो रहेगा ऑनलाइन। सो अभी हम ऑनलाइन ही है, लेकिन आपके लिए एज ए ऑफलाइन मैंने क्वेश्चंस का जो सेट है वो प्रैक्टिस सेट है वो अरेंज किया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है तो भी आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस सेट के अंदर मैंने इजी क्वेश्चंस भी रखे हैं, थोड़े टफ भी रखे हैं और काफ़ी मीडियम, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सेम वैसा ही समथिंग मैंने पैटर्न बनाने का अपना बेस्ट दिया है। सो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। सो हम अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वो है आपका कि इसको मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ कलर इसका साइज, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है। तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये आपका फिजिक्स का। अब इसके अंदर क्या है, जैसे फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में सबके सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, अगर आपने ये सारे 100 क्वेश्चन देखें तो बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख के जाने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको जाना है तो आप स्टार्टिंग से ही मतलब चले जाइए, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए रखा है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स। देन सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्सेज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ जीरो, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। ये कह रहा है कि हमें मिनिमम ऐसे कितने फोर्सेज होने चाहिए ताकि उनका टोटल नेट रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाए। तो आप लोगों को पता है एक डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो कुछ फोर्स आएगा, दो में अगर एक इक्वल होंगे तब तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अनइक्वल में कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर तीन फोर्सेज होंगे तो उनमें ज़ीरो हो सकता है। तो इसका जो मिनिमम फोर्सेज है वो हो जाएंगे 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेरिकल शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर तो डी है, सरफेस टेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल फॉर। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डाइपोल के लिए कभी भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए हो सकता है, स्पेरिकल कैपेसिटर सबके लिए हो सकता है, लेकिन डाइपोल के लिए कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपका थर्मोडाइनमिक्स से है, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 101% श्योरली। तो आप थर्मोडाइनमिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने जो अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो डाली है कुछ समय पहले, वहाँ पे भी मैंने थर्मोडाइनमिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे करना है, देखिए कि एक आइडियल गैस है, वो V1 से V2 आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, देन V2 से V1 एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रही है, और देन इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल प्रेशर है वो P3 है। तो टोटल वर्क आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको इसमें कैसे दे रखा है, एडियाबेटिकली। सबसे पहले आइसोथर्मली क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो आइसोथर्मल मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ डिटेल में, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं P और V के बीच में। तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया इस तरफ प्रेशर, इस तरफ ले लिया वॉल्यूम, ठीक है गाइस। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या किया, एक्सपेंड किया आइसोथर्मली। ये इसको ले लिया मैंने P1, ठीक है गाइस। उसके बाद में क्या कह रहा है, ये कंप्रेशन हो गया,
यहाँ पे ये कंप्रेशन हो गया, इसको ले लिया मैंने। फाइनल टेम्परेचर कौन सा, P3। और ये वाला टेम्परेचर ये कौन सा था, P2 प्रेशर था। और ये वाला वॉल्यूम कौन सा था, V1। और ये वाला वॉल्यूम कौन सा है, V2। तो आप यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा ऐसा बना है ग्राफ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे ये P3 है यहाँ पे, ये यहाँ पे P1 है। इनिशियली हमने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 3 पॉइंट्स बनाए मैंने। देन ये P2 है। तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, P3। तो P3 प्रेशर, ये वाला प्रेशर जो सबसे ज़्यादा है, तो P3 इज़ ग्रेटर। तो ऐसा 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, A में भी और C में भी, कि P3 P1 से ज़्यादा है। उसके बाद में गाइस आपको क्या देखना है, वर्क डन आप देख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन, ये इस वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना वर्क डन कवर कर रहा है ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या है, पॉजिटिव। और ये वाला एरिया था कंप्रेशन का था, इसलिए ये वाला एरिया क्या है, नेगेटिव। तो ये तो सिर्फ इतना है और ये वाला एरिया इतना है। तो नेगेटिव एरिया है वो ज़्यादा है, मतलब जो टोटल वर्क है वो कैसा है, नेगेटिव। तो वर्क डन यहाँ पे कैसे आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि P3 इज़ ग्रेटर देन P1 और वर्क डन इज़ लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन। ये इस तरीके से हो जाएगा इस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसको एक बार हम रफ कर देते हैं और ताकि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सके। और हाँ अभी ठीक है। उसके बाद में ए हीटर, उसका वोल्टेज दे रखा है, हीट करता है वो कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टेम्परेचर दे रखा है उसका 2 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप 110 कर दिया जाता है, तो वो कितने टाइम में हो जाएगा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा हीट में, कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT। ये आप लोगों ने पढ़ा है, I²RT। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है वोल्टेज दे रखा है। तो इसमें कहीं भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोगों ने आई का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट का, V क्या होता है, I/R। वोल्टेज दे रखा है, आई यहाँ पे दे रखा है, इस आई की जगह पे हम क्या कर देंगे, V/R। तो V²/R, इसकी आई की जगह पे क्या कर देंगे, V²/R। आर का भी स्क्वायर होगा, लेकिन एक आर से ये आर कट जाएगा, तो नीचे आर बच जाएगा और ऊपर टी बच जाएगा। ये अब हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ये बनेगी और सेम ऐसी ही एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें V²/RT लिखना है। आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, 220 का स्क्वायर करना है और नीचे 110 का स्क्वायर करना है। ऊपर का टाइम दे रखा है 2 मिनट्स और नीचे का टाइम आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पर निकल के आ जाएगा 8 मिनट्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, तरीका वो मैंने आपको बता दिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वरना मैं अगर कैलकुलेशन करने लगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन CP/CV ऑफ ए गैस। देखो ये भी आपका थर्मो से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻3। देन प्रेशर क्या हो जाएगा, P=K T⁻3। PV=γ, ये आपने पढ़ा होगा, वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से। तो ये 3 दे रखा है, तो P, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा ये, P T⁻3 कांस्टेंट। तो अब Γ/1 - ये कितना हो जाएगा आपका, -3। रख सकते हैं आप यहाँ से ये वाली वैल्यू। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे, 3=2 देन Γ=3/2। तो CP/CV, गामा क्या होता है, CP/CV क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3/2। तो 3/2 कौन सा आ रहा है, C आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ एन एंगल ऑफ डिप इट प्लेस 30 डिग्री द अपरेंट डिप इन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज। तो आप लोगों ने मैग्नेटिक मेरिडियन का जो है वो पढ़ा होगा कि tan phi क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, tan phi अपॉन कोस बीटा। क्या होता है, tan phi अपॉन कोस बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan phi की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, tan 30 ऊपर रखना आपको, tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3। और दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कोस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/√3। आंसर कितना आ गया आपका, 2/√3। तो यहाँ पे 2,
तो 10 इनवर्स 2/√3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इस तरीके से ये हो गया। हम इसको रफ कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख पाए। उसके बाद में 9th क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इफ़ ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच है 0.30 मीटर, मास है 0.60 किलोमीटर, सस्पेंडेड टू ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स कांस्टेंट के विल बी। इसमें देखो आपको फोर्स कांस्टेंट पूछा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.30। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताओ मुझे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स, ये आप लोगों को पता होगा। तो फोर्स यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 6। के का आपको कुछ पता है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6 यहाँ पे अगर मैं एक्स कितना दे रखा है आपको, 0.3। इसको आप जैसे सोल्व आउट करेंगे और इस यूनिट को चेंज करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20। ये ऊपर चला जाएगा और इसको कट करेंगे तो 2 और एक 0 वहाँ से आ जाएगी, 20 न्यूटन पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब F बराबर के एक्स, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलने वाले, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, इतना ही टाइम लगना चाहिए जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से पढ़ना है, आप लोगों को होने लगेंगे। ये फिजिक्स मैंने सबसे पहले फिजिक्स ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। उसके बाद द मटेरियल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट हैज़, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके हाई रजिस्टिविटी और हाई कोरिसिविटी होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन। तो आपको एग्जाम में फिजिक्स के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, कैलकुलेटिव भी, तो सारी चीज़ें मिक्सअप होकर आती है। आप लोग देख रहे हो कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, कुछ थोड़ा टफ लग रहे होंगे, तो सारा मिक्सअप आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन डिज़ाइन किए। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर, ये कैसा होता है, तो इसका आंसर बी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो। नेक्स्ट इन 13 क्वेश्चन है, करंट इज मेजर्ड विथ, तो करंट किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से, तो इसका आंसर यहाँ ये हो जाएगा। देन आफ्टर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, हाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, देन अप्रिसिएट कैरियर फ्रिक्वेंसी विल बी, तो इसका आंसर है आप खुद से निकालें। कम्युनिकेशन जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे ना, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपसे। देन 15 क्वेश्चन है, इन एन ऐसी सर्किट पीक वोल्टेज इज़ 416 वोल्ट्स, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज वुड बी, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि इसकी इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप। 15 क्वेश्चन मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे के अंदर इफेक्टिव वोल्टेज क्या होता है। इफेक्टिव वोल्टेज बोला मतलब क्या बोल रहा है ये, RMS वैल्यू निकालनी। इफेक्टिव का मतलब क्या निकालना आपको, RMS वैल्यू। RMS क्या होता है, V0/√2। RMS क्या होता है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, V0 ये क्या लिखा है मैंने इधर, V0/√2। तो V0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 416, और नीचे √2 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी। जैसे इसको सोल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 296 इसका आंसर है, 294 वोल्टेज जो आपका इसका क्वेश्चन है आंसर आ जाएगा इसको बस। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे, इसका मैं नेट ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई मैसेज ना आए। देन डिटेक्शन, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन रह गया 15 हमने के लिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर इन इंडिया। तो आप लोगों को पता 50 हर्ट्ज की जो एसी पावर सप्लाई होती है, अगर नहीं पता है तो आपसे ये दिमाग में रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन कभी आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ गामा रेज कैन बी डन बाई, तो इसका आंसर आयनाइजेशन चैम्बर। उसके बाद में 18 माइक्रोवेव इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम, माइक्रोवेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो आंसर इसका सी, मैग्नेट्रॉन। देन 19 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट इज 5 सेंटीमीटर फ्रंट। अब देखो आपके ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया। ऑप्टिक्स के बारे में मैंने बताया कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना है। 19 क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। एन ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट में रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, द मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, बहुत ईजी क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों से हो जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होगा। इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ ए क्राउन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज, बताओ आप लोग क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए किसी को, 41.14 डिग्री। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहुत इजी है ये। तो ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन टफ भी देखने को मिलेंगे। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ ए ग्लास इज़ 4 देन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको किसी ग्लास का 4, और पूछा क्या म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या दे रखा है आपको, म्यू। म्यू कितना दे रखा है 4, आप लोग लिख लो। देन म्यू इक्वल्स टू क्या होता है E/V। अब यहाँ पे आपको ई मतलब लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 3 × 10⁸ अपॉन V। वोल्टेज की आपको कितनी दे रखी है 4। जैसे इसको आप सोल्व आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 10 × 10⁻⁷ आप इसको इधर कन्वर्ट करेंगे 7.5 × 10⁻⁷, ये इसका आंसर आ जाएगा। 7.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट दे भी रखा है। उसके बाद में 22 जो क्वेश्चन है इनको रफ कर देते हैं यहाँ से। ए पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट। देखो वेव ऑप्टिक्स आ गई है। वेव फ्रंट इन फॉर्म ऑफ लाइट डिस्टेंस स्टार्ट इंस्पेक्टेड बाय द अर्थ इज। तो ये कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। ऑप्टिक्स आपको पढ़नी है, मैंने कहा है। उसके बाद में द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज। तो कि उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको पता होगा जैसे ही लाइट फोटोन गिरते हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियस हेज। तो न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ आप लोग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N3 स्टेट। तो आपको एनर्जी का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। तो हाइड्रोजन के लिए 13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 होगी, और नीचे क्या हो गया Z² अपॉन N²। तो N की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसको आप जैसे ही सोल्व आउट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे C 1.51। इसको आप जैसे सोल्व करेंगे इसका आंसर ही आ जाएगा निकल के। देन आफ्टर 27 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इसका कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे। E क्या होता है mc²। बस फॉर्मूला पुट करना है और इसका डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5Ci इज इक्वल्स टू हाउ मच बेक्यूरेल। देखो Ci = 3.7 × 10⁻10 ये होता है, Ci की वैल्यू होती है। तो 5Ci कितना हो जाएगा, 5 × 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरेल। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि 1 Ci जो है वो इक्वल होता है 3.7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरेल के BQ कितना 1 Ci। ये फ़ोन है तो मैं इतना लिख नहीं पा रहा हूँ, बट कोई ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1 Ci = 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरेल के इक्वल्स टू होता है। तो 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और हाँ ये हो गया, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देन 29 क्वेश्चन है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, उसको क्या बोलते हैं एन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्टिंग बैंड इन एन इंसुलेटर इज। तो क्या कहते हैं उसे, तो कितना होता है वो 3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये आपके 30 क्वेश्चंस जो है ये मैंने आपको करवा दिए हैं, किसके, फिजिक्स के। उसके बाद में अब हम चलेंगे अपने केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे, वो हम करेंगे यहाँ से। 71 क्वेश्चन से आपका है केमिस्ट्री, 71 से, ओ 71, हाँ यहाँ से आपके इसमें 30 क्वेश्चन वो वहाँ कर लिए हमने, 30 अब करेंगे केमिस्ट्री के। उसके बाद में हम करेंगे बायो। देन ये यहाँ तक पैरामेडिकल के जो 90 क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जीके के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच। तो कैटलिस्ट क्या होता है बताओ, इसका आंसर है सी है, आफ्टर द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इन डाइबोरेन द 2 HBH एंगल्स आर। तो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है अच्छे से, कितने डिग्री के, एक 95 पे होता है, एक कितने पे होता है 120 पे। देन 73 क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम हैज़ ए
ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा इसका, कौन सा आएगा, थर्माइट वेल्डिंग का। देन 74 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन वाज गिवन बाई। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, अब जिसको ये लॉ पता है वही इसका आंसर दे सकता है। तो ये किसने दिया था, जेरमिस रिचटर ने। देन आफ्टर 75 क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब बताओ वाटर पे अगर हम हीट करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन है वो क्या होता है। सरफेस टेंशन का मतलब आपको जो जो वाटर है वो क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। टेम्परेचर देंगे तो इवोपरेशन होगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिक्रीज ये आ जाएगा इसका आंसर। देन आफ्टर 76 जो क्वेश्चन है, कार्बन एटम इन C2CN⁴। ये देखो कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताया, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है कोऑर्डिनेशन से और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp और sp2 आ जाएगा। आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन की स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे तभी बना पाओगे। अभी मैं बना दूंगा तो अभी आप लोग कर नहीं पाओगे। अगर जिसको आता है वो सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो जब पढ़ेंगे चैप्टर तो वो चीज़ ज़रूर सीखना है आपको। देन व्हाट आर द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ CIF3। देखो एक तो होती है स्ट्रक्चर, एक होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहाँ से निकालते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो बतानी है। देन एक होती है स्ट्रक्चर या फिर शेप, वो अलग होती है। तो CIF3 की कैसे होती है, टी शेप होती है। एक फ्लोरीन इधर लग जाएगा और टी शेप होती है, मीन्स एक इधर है फ्लोरीन और एक इधर क्या हो जाता है, लोन पेयर हो जाता है। तो ये कैसा, तो शेप पूछिए वो हाइब्रिड, तो शेप इससे निकले, कैसा शेप बन रहा है, टी शेप बनता दिख रहा है, तो फर्स्ट इसका शेप आ जाएगा। ठीक है। देन इंसुलिन कंटेंट 2.8 ग्राम ऑफ सल्फर, मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन में कितना है, सल्फर इतना है। देन मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा है, ये आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, वहाँ से ये क्वेश्चन आप करेंगे ज़रूर, आप लोगों को करना है, छोड़ना नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 114.285। ओके। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ N2 गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और आज देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बस आपको आर की भी वैल्यू दे रखी है, बस फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वेस्ट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। बताओ, इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत, पेट्रोलियम से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज़ नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल होता है जिसकी रोटेशन नहीं होती, जिसकी मतलब फ्री रोटेशन नहीं होता। जैसे मेरा हाथ है अभी, मेरा हैंड, तो ये इसको मैं इतना घुमा सकता हूँ, कंप्लीट फ्री रोटेशन है। तो फ्री रोटेशन जो ट्राइक्लिन, देखो हेक्सागोनल कोई शेप है, हेक्सागोनल का भी कंप्लीट रोटेट, लेकिन जो ट्राइक्लिन जैसे टी है, टी शेप है, तो उसमें नीचे एक पिंच लगी, वो कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ए। देन 82 द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCONA एंड KCN इन दिस C6H5NH3Cl। एक्वस सॉल्यूशन में कैसे रहते हैं, तो देखो इसका दे रखा है, जो फर्स्ट वाला दे रखा है वो बेसिक है। देन KCN है वो, KCN भी बेसिक है। देन जो लास्ट वाला एसिडिक पार्ट आपको दिख रहा हो, आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा बेसिक है और कौन सा एसिडिक है। तो इनमें जो लास्ट वाला जो आयन है, जो देखो वाटर में जब जैसे इनको डालेंगे तो जो सोल्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, इधर Na निकल जाएगा, तो ये बच क्या जाएगा, HCOO-। तो ये कैसा हो गया, बेसिक और नेचर हो गया। KCN, तो KC पे के अलग, के प्लस में टूट जाएगा और CN माइनस बच जाएगा। इस पे भी माइनस बच रहा है, इस पे भी माइनस का चार्ज आ रहा है, ये दोनों कैसे हो गए, बेसिक हो गए। और इसमें टूट के क्या जाएगा, सिर्फ क्लोरीन जाएगा। तो इस टोटल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। दैट्स इज, बहुत सिंपल है। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं वो हो जाएंगे बेसिक, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, फिर नोटबुक में लिख सकते हैं। आपको जैसे इक्वस में कोई भी जाएगा कंपाउंड, तो उसका जो सोल्ट वाला पार्ट है वो ब्रेक करना है। जैसे इसके अंदर सोडियम को ब्रेक किया तो सोडियम किस में टूटता है, Na+ में, तो इस पर क्या चार्ज आ गया, माइनस। इधर पोटेशियम किस में टूटता है, प्लस में, तो इस पर क्या चार्ज आ गया, माइनस। तो ये दोनों कैसे हो गए, बेसिक। और क्लोरीन किस में टूटता है, Cl- में, तो इस पर कैसे आ गया, पॉजिटिव। तो ये बस बेसिक्स है, आप लोगों को याद रखना है। हैवी वाटर फ्रीजेज एट विच टेम्परेचर। हैवी वाटर कितने टेम्परेचर फ्रीज होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन वाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज, ये हो सके इसलिए इसको मिक्स किया जाता है।
देन 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईली कोरोसिव सॉल्ट, सबसे ज़्यादा हाईली कोरोसिव कौन सा होता है, HgCl2। देन एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन ए करंट ऑफ 3 फेराडेज पासेस थ्रू ए सॉल्यूशन आइन देन एल्यूमिनियम। देखो ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वहाँ का क्वेश्चन है। बहुत जो करंट फ्लो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ उसके, तो जितना करंट फ्लो होगा उतना ही आयन डिपॉजिट होता है उस साइड वाली प्लेट पे। तो ये वहाँ का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत ईजी है। अब जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे पक्का। एल्यूमिनियम पे यहाँ पे चार्ज देखा है, एल्यूमिनियम +3, तो ये आपका हो जाएगा बहुत ईजी क्वेश्चन। देन विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इस CO2 में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होने चाहिए। तो N2 देखो कैसे, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6, एक ऑक्सीजन का कितना है 8, और 8 और 8 कितना हो गया, 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 + 6। तो इन जैसे इनका सबका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे तो सारा इक्वल हो जाएगा। मतलब जिसका भी टोटल इक्वल आ रहा है वो हो जाएगा क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इलेक्ट्रॉन से इक्वल होने चाहिए CO2 के, तो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लियो। और हीटिंग ऑफ पायराइट इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड, हीटिंग ऑफ पायराइट इन एयर, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ये चैप्टर भी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो जरूर से देख लेना। जिस भी कैंडिडेट ने, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देख रहा है और उसने मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से देख लेना, और उन चैप्टर्स को जरूर, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखो वहीं से रिपीट होते हैं। देन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एजुरानिक सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो उसका आंसर आएगा डबल डिकम्पोजिशन। देन 90 क्वेश्चन आपका डाइस्पोर एंड कोरोड्रम आर ओर्स ऑफ, तो ये किसकी ओर्स होती है, ये होती है एल्यूमिनियम की। देन 91 क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ग्रेफाइट इज यूज इन इलेक्ट्रोड एंड नॉट डायमंड बिकॉज, तो इसका रीज़न क्या है, डायमंड डज नॉट पोजेसेस फ्री इलेक्ट्रॉन वाइल ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन 92 है लाफिंग गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ, तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH4NO3, इससे क्या किया लाफिंग गैस को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। देन आफ्टर 93 क्वेश्चन है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके द organic nitrogen is converted into inorganic nitrogen, the inorganic nitrogen is formed of, तो किसकी बनी होती है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम की, तो सॉरी अमोनिया की। किसकी बनी होती है, अमोनिया की, नॉट एल्यूमिनियम, अमोनिया से बनी होती है। द 94 क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज इन द हेबर प्रोसेस, देखो हेबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा क्या, Fe+M, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसने हेबर प्रोसेस पढ़ी है वो इजीली इसको करेक्ट टिक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, देखो कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का चैप्टर है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत आपको करना ही है। मेटलर्जी जो चैप्टर है वो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लिख सकते हैं आप क्रोमियम कितने पे आता है, 24 पे आता है। AR 3D5 4S1, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिडर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन कैडमियम इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। molten NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री आइंस। अब देखो फ्री आइंस जिसमें होंगे उसी में क्या होती है, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिसिटी आती है। देन आफ्टर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज फ्यूज्ड विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 देन K2MnO4 इज बीइंग ऑब्टेन्ड। IUPAC नेम बताना है, देखो आपको बहुत ईजी दे रखा है, जिसको कोऑर्डिनेशन पढ़ी है वो इजीली बता सकता है। द नंबर ऑफ अनडेटेड लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। ये आपकी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री करवा दी है। अब हम करेंगे बायो के 30 क्वेश्चन, तो उनको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम करेंगे GK के 10 क्वेश्चन। तो बायो के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार, बहुत ईजी है, ये देख लिए तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बायो के हम जल्दी जल्दी कर देंगे। आपको बता देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एमिनो एसिड, मैं यहाँ पे टिक भी करता चलूँगा ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। हाँ, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है, इसने ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सेरिन दे रखा है, वेलिन दे रखा है, मेथेनोइड, तो ये सारे इस एसेंशियल में आते हैं। तो सेरिन नहीं आता,
मिथाइलिन, मिथेनिन एंड वेलिन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। 92 जो विच डिजीज़, इसको मैं कर देता हूँ हिंदी मीडियम का अगर कोई कैंडिडेट है वो भी देख सके। विच डिजीज़ इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो की जा सकती है ट्रीटेड, तो है क्लेमाइडेसिस। एड्स का कोई आप लोगों को पता है, हेपेटाइटिस भी, ये नहीं की जा सकती, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन बिटवीन कार्पल्स एंड तो कार्पल्स के बीच में जो है वो कौन सा जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट। आपको देखो साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ने अच्छे से, तो ग्लाइडिंग जो जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट वो कार्पल्स के बीच में, अगर टार्सल्स पूछता तो भी ग्लाइडिंग जॉइंट आता। मेलेग्नेंट मलेरिया इज़ कोज्ड बाई, तो मलेरिया किससे कोज किया जाता है बताओ, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आफ्टर 95 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ दिया हुआ है, गिवन ग्राफ इवोल्यूशन हो रहा है, गेमेटोफाइट डिफरेंट प्लांट ग्रुप नंबर 1 to 6, आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो आपको बताना है, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो पहले ऐसे बढ़ रहा है देन डिक्रीज़ हो रहा है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये वाला ग्राफ है वो मोसेस के लिए आएगा। ठीक है, मैंने आपको करेक्ट आंसर जो बता दिया, अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग ऐसे घबराए नहीं, उनको ट्राई करना कि सारे आपसे हो जाए। देन 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कह रहा है, ये ले लेते हैं आपके। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 कौन से लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी जेनेटिक्स तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। देन 97 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की आप लोगों को स्टेप पता होनी चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग अगर पढ़ी है तो जरूर से, तो सबसे पहले कौन सी आती है, हम वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करते हैं, देन फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद में आती है उसके जो भी हमने कलेक्ट किया उनका सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का, या इवेलुएशन करते हैं। देन उसके बाद में क्या करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद में 98 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पिकअप द करेक्ट मैचिंग करनी है। 98 में आपको मैचिंग करनी है। तो जो माल्टेज है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल जूस में, तो फर्स्ट में आ जाएगा फोर्थ। देन ट्रिप्सिनोजन किस में जाएगा, ट्रिप्सिनोजन जाएगा आपके बाइल जूस में। देन आफ्टर HCl किस में जाएगा, HCl जाएगा आपके फिफ्थ गैस्ट्रिक जूस में। देन टाइलिन किस में जाएगा आपके, टाइलिन जाएगा आपके सलाइवा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, द हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर रिलीज्ड इनटू ब्लड बाई न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दोनों, ये आप लोगों को पढ़ने चैप्टर्स, देखो बायो में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो पक्का आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। देन हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर causes the excessive growth of plankton algae which is distinct color to water. This phenomena is called, क्या कहते हैं बताओ इस फिनोमेना को। मैं यहाँ पे के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्या कहते हैं इसे, यूट्रोफिकेशन। आप लोगों ने पढ़ी होगी डाइवर्सिटी नहीं, इकोलॉजी पढ़ी होगी आप लोगों ने, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन जरूर आया होगा। प्लांट बॉडी इन विच डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीफ, एम्ब्रियोज, वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट एंड हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. What is a very important character that this plant is a member of gymnosperm. तो 101 जो है उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ओव्यूल्स आर नेक्ड, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। ओके, देन ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस एंड हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल। बताओ, सिलिका इन देयर सेल वॉल, ये लाइन आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये डाइटम्स की बात हो रही है। स्पम्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड एंड मेच्योर्ड इन, बताओ क्या कहते हैं इसे, कहाँ पे होता है स्पम टेम्परेरी, ये स्टोर्ड होता है और मेच्योर होता है, कहाँ पे होता है, एपिडीडाइमस में। देन बस आपके लास्ट, देन ये भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 104 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैचिंग करनी है आप लोगों को। इसका नेक्स्ट सीन में आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग देख लेना इसको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला। यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देन रेट द फॉलोइंग सेगमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। इनमें से आपको पढ़ना है और देखना है कितने स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स है। इसके मैं आपको बता देता हूँ कितने फॉल्स होने वाले। इसमें जो 3 है वो फॉल्स है, सिर्फ एक गलत है। तो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, सारे आपको आने चाहिए।
हमारे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसके कितने सही होने वाले हैं? सिर्फ 3 सही होने वाले हैं, सॉरी 3 फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर सही आएगा, सिर्फ एक गलत है। देन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर बेसिक लाइफ आर परफॉर्म्ड बाई, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था? तो आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ा होगा ये स्टैनली और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। ओके, देन 107 राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ आर बाई। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्वेश्चन, राइबोसोम्स किससे कनेक्टेड होते हैं? राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2, इससे कनेक्टेड रहते हैं। बस दैट्स इट। और इसका आंसर 104 का जो आंसर है मैंने यहाँ पे ये वाला टिक किया था, थर्ड वाला। ओके, तो ये है इन सभी के करेक्ट आंसर। उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 108 टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा। क्या कहते हैं उसे? टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सा इज कॉल्ड monograms. Very good. Then meiosis first is completed before coming out of oocytes from ovary and form. क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट पोलर बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है गाइस। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फर्स्ट देर का कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, सेकंड दे रखा है कि एडवांस सेंसरी, ये भी नहीं होता, थर्ड दे रखा है लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। यस, ये करेक्टरिस्टिक है, एंडोपैरासाइट का लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर नोन एज देयर रिच बायोडाइवर्सिटी। तो कौन से ऐसे एरियाज में रिच बायोडाइवर्सिटी है? वह वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो फर्स्ट वाले इसका करेक्ट हो गया। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स कैन, कौन सा हो सकता है इसका? देखो, इंक्रीज द हार्ट रेट बीट, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके सारे ऑल जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑल ऑफ दिस, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड, इसके बाद एक और स्लाइड बची है। देन जीनोम सीज, जीनोम हम किसे कहते हैं? जीनोम किसे कहते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, उसको क्या कहते हैं हम? जीनोम्स। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिखेगा आपको। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज दैट, किसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन? ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम कहते हैं हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस, जिसके हम सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे बार बार, तो वो कैसी हो जाएगी? ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगी। पढ़ा होगा आप लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग में, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने और देखना है कि कौन कौन से जो है करेक्ट है। और इसमें पूछा भी तो द फॉलोइंग करेक्ट, तो इसका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो वो करेक्ट होने वाले हैं, और इसका आंसर है फोर्थ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूनिट ऑफ ए मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। वेरी गुड, ये आपको पता होगा, ज़रूर से आपने पढ़ा होगा। देन हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, फिर बायो के भी आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? पाइनियर स्पेसीज इन जीरो सीरी एंड हाइड्रोसीरी आर रेस्पेक्टिवली। बताओ पाइनियर स्पीसीज कौन कौन सी होती है जीरो सीरी और हाइड्रोसीरी में? तो ये लाइकेंस एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। देन आफ्टर, if CO2 concentration increase in the atmosphere then which of the following plants will be benefited। बताओ, अगर CO2 की तो कौन से प्लांट्स बेनिफाइड होंगे? जिनके लिए CO2 क्या है, जिनको CO2 कंजप्शन ज़्यादा होता है, उन्हीं प्लांट्स के लिए होगा। तो किन में होता है सबसे ज़्यादा? आप लोगों को देखना है टोमेटो एंड बेल पेपर, यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बोन। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने, कौन सा होगा? आई थिंक ये भी करेक्ट है। ओस्टियोसाइट सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, ये गलत हो गया। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाइड द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेंट्रल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे वो करेक्ट दे रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है एम्ब्रियो एक्सिस कोट, ये गलत है।
देन थर्ड जो है रेडिकल एंड रूट केप इन ए मोनोकोट प्लांट, एम्ब्रियोनिक स्टेज इनक्लोज इन कोलेराइजा, ये भी सही दे रखा है। तो ए और सी है वो करेक्ट है, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज ये थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। अभी हमारे लास्ट सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं किसके, जीके के। तो आप लोग जीके के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरीके के जीके के क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपको जीके पे फोकस नहीं करना है, आपको जस्ट नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप ज़रूर से जीके पे जाना और वहीं पे जाके और जो भी आप लोग करना चाहते हो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वो जीके की आप कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि आप अभी जो है जीके पढ़ो और अपना पूरा टाइम वेस्ट करो। क्योंकि हो सकता है आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हो जीके की और 10 क्वेश्चन आए उनमें से सिर्फ 2 या 3 कर पाए, वो भी कुछ गलत हो गए। तो आपको रिस्क नहीं लेना, आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन पे ध्यान दो और यहीं से करो। तो मैं आपको जीके के 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी किए थे, तो देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, हाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। CBIC हैज़ नोटिफाइड exemption from the customized duties and agriculture infrastructure developed on which प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे ये डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, रो कॉटन पे किया जा रहा है। सॉरी ये बहुत बड़ा हो रखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार। हाँ अभी ठीक है। तो किस पे किया जा रहा है, रो कॉटन पे, आपको दिख पा रहा होगा रो कॉटन पे। देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी इन्यूग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट एवर डिजिटल बस सर्विस। तो इसका आंसर बस सर्विस किस में सबसे पहले इन्यूग्रेटेड की गई है, न्यू दिल्ली में। तो ये हो गया सेकंड, इसका फर्स्ट न्यू दिल्ली इसका करेक्ट। देन 93 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनरेटेड विथ NIXI CSC डाटा सर्विसेज सेंट्रल टू एस्टेब्लाइज ए वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर इन ए स्टेट। तो इसका जो 93 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होने वाला है, त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देन केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो विद्यालय संगठन, विद्यालय तो एजुकेशन से होंगे ना सारे, तो ये आप लोगों को अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके भी करेक्ट कर सकते हो। जंतर मंतर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपको बताना है कौन से स्टेट में सबसे पहले ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है भाई। देन आफ्टर विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू सेटअप ए जीना बैंक प्रोजेक्ट। जीन बैंक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में सबसे पहले जीन बैंक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर है करेक्ट 96 का, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके। देन विच कंपनी लॉन्च M15 पेट्रोल विथ 15% ब्लेंड ऑफ मिथेनॉल विथ पेट्रोल। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 97 का। देन आपका 98 क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD टू डेवलपमेंट वेदर फोरकास्टिंग एप्स। तो इसका जो आंसर है आपका 98 क्वेश्चन है उसका हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे। देन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हेल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज़ एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं। IAS IRS जो भी ये SSC से रिलेटेड एग्जाम्स है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है। तो यहाँ पे भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है और फूड एंड पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन से जो होती है उसके उस मिनिस्ट्री के अंडर ये हॉल मार्किंग वाला गोल्ड ज्वेलरी का आता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ डेलिमिनेशन कमीशन विच रिड्रॉ द इलेक्ट्रोल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी करंट का क्वेश्चन है, जस्टिस रंजन प्रकाश देसी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के 30 एंड 10 क्वेश्चन जीके के वो रेडी करें। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आने वाले फर्दर ओवर में 1-2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना। आपको अगर पर्सनली कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल के जो लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई पर्सनली क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डीएम मैसेज करते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी फर्दर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आपको दे सकूँ अपने यूट्यूब से, अपने इंस्टाग्राम से स्टोरी के थ्रू। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अपना पर्सनली कोई भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, पर्सनली आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को आज के इस पेपर में अगर कुछ भी दिक्कत हुई हो तो भी आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना, ताकि आने वाली आपकी काउंसलिंग तक, आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपकी एज सुन एज़ पॉसिबल उसको सोल्ड आउट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके गाइस, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बार बार आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए गाइस। ओके, बाय।